सो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल झारखंड लैब। तो यहाँ पे देखिए हम लोग आज क्लास 10th का साइंस का यानी कि आप लोग का साइंस का है और इसका सब्जेक्टिव हम लोग लेकर के आ चुके हैं आप लोग के लिए। यहाँ पे आप लोग का जो भी 31 से 55 जो क्वेश्चन है आपके, उन सारे क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन है यहाँ पे। ठीक है ना, एंड मैं आप लोग को बारीकी से इस वीडियो में समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। और मॉडल पेपर आपको जैसे कि पता है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस मॉडल पेपर जो भी आपका आया हुआ है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी तक नहीं डाउनलोड किए हैं तो गूगल में सर्च कीजिएगा आप इतना झारखंड लैब। ठीक है, झारखंड लैब .com एक वेबसाइट आएगी जहां से आप लोग अपना मॉडल पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। तो बेसिकली मैं यहाँ पे आप लोग को सिखाने मतलब सॉल्यूशन दे रहा हूँ आप लोग को। ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन आपके पास ऑलरेडी है क्योंकि वो जेसीईआरटी ने रिलीज किया हुआ है, तो आपके पास है। तो यहाँ पे हम लोग सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 31st क्वेश्चन हमारा क्या है। सो हेलो जैक बोर्ड स्टूडेंट्स, क्या आप भी 2024 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ, तो हम आपके लिए लेकर के आ चुके हैं कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन गेस्ट पेपर एवं ऑनलाइन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक, जहां पे सारे प्रश्नों का उत्तर डिटेल सॉल्यूशन भी हमारे शिक्षकों के द्वारा बनाया गया है। एवं हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे द्वारा दिए गए गेस्ट पेपर एवं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक से पढ़ाई कर लेते हैं तो 100% प्रश्न आने की गारंटी भी है हमारे तरफ से। यानी कि हमारे द्वारा दिए गए गेस्ट पेपर एवं प्रीवियस ईयर से आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे। तो अगर आप भी हमारे द्वारा दिए गए गेस्ट पेपर एवं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक को पढ़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को अब भी डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें एवं अब भी अपनी पढ़ाई शुरू करें। अभी हमारा ऑफर भी चल रहा है, तो जिसमें आप बहुत ही कम प्राइस में बहुत ही अच्छा गेस्ट पेपर एवं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक पढ़ सकते हैं। और साथ ही सबसे अच्छी बात तो यह है कि ये सारे प्रश्न शिक्षकों के द्वारा बनाया गया है एवं इसमें प्रश्न आने की गारंटी भी है हमारे साइड से। तो अब भी नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें एवं अपनी पढ़ाई शुरू करें। धन्यवाद। पहले यहाँ पे देखिए खंड, इस खंड में कुल 8 प्रश्न, जो 6 प्रश्न आपको करना है। ठीक है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए 31st में हमें वाहनों में, अच्छा यहाँ वाहनों होना चाहिए। ठीक है, वाहनों नहीं वाहनों। ठीक है, में उत्तल दर्पण का उपयोग पास दर से दर्पण के रूप में क्यों करते हैं, मतलब पीछे देखने के लिए क्यों करते हैं सर। ठीक है, वाई वी डू प्रीफर अ कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर एज अ रेयर व्यू मिरर इन अ व्हीकल। देखिए हम वाहनों में उत्तल दर्पण का पास दर्पण से रूप में वरीयता देते हैं क्योंकि ये सदैव सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ये वस्तु को काफी छोटा प्रतिबिंब बनाता है। मतलब ये जो आपका दर्पण है वो कितना कैसा इमेज बनाता है, छोटा इमेज बनाता है। ठीक है ना, किसी भी वस्तु का, जिसके कारण इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक है। मतलब इसकी वजह से हम लोग, जैसे कि मान लो कोई इमेज है आपका, वो छोटा है, मतलब देखो ये इमेज है। ठीक है, अब इसके इससे बड़ा इमेज बन जाएगा। मान लेते हैं जैसे कि ये ऐनक हो गया आपका। ठीक है, तो शीशा हो गया। अब इससे बड़ा इमेज बन जाएगा तो यहाँ पे पूरा दिखेगा नहीं। जैसे जब छोटा बनता है तो इस वाले क्षेत्र में, मतलब इस वाले इमेज मिरर में आपको पूरा इमेज दिख जाता है। तो फायदा इससे हमें ये होता है कि इसमें जो है ना, कि कोई भी वस्तु का जो इमेज होता है ना, यानी कि प्रतिबिंब जो बनता है वो काफी छोटा बनता है। ठीक है, मतलब जिसके कारण से इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक हो जाता है होता है, जिससे ड्राइवर अपने पीछे से बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ होता है। यानी कि जो है देखिए ड्राइवर क्या होता है, यहाँ पर एक ही गाड़ी नहीं दिखता है, पर 50 गाड़ी पीछे है, 50 गाड़ी आपको दिखाई पड़ेगी। ठीक है ना, तो जो होता है ड्राइवर उसको दिख जाता है कि हाँ पीछे से इतनी गाड़ी आ रही है, जिससे एक्सीडेंट वगैरह होने से बच जाता है। ठीक है ना, उसी प्रकार से यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, वी प्रेफर कॉन्वेक्स मिरर टू रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल बिकॉज दे ऑलवेज form erect and virtual images. They produce a much smaller image of the object, giving them a much larger field of vision, enabling enabling the driver to see a much larger behind them। ठीक है, मतलब जो मैंने आपको ऊपर समझाया वही सेम चीज है यहाँ पे, तो बार बार समझाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए लेंस की क्षमता का परिभाषित करें और इसका एसआई मात्रक लिखिए। ठीक है, डिफाइन द पावर ऑफ अ लेंस एंड राइट अ एसआई यूनिट। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायप्टर, यानी कि उसे हम लोग डी से भी दर्शाते हैं। ठीक है ना, देखिए द एसआई यूनिट ऑफ लेंस इज डायप्टर। इट्स शोन एज शोन इन द लेटर, मतलब इसको हम लोग डी से भी डिनोट करते हैं डायप्टर को। ठीक है, उसी प्रकार 33 देखिए, एक छात्र को अंतिम पंक्ति में बैठकर ब्लैक बोर्ड, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड होना चाहिए। ठीक है, ब्लैक बोर्ड पढ़ने में कठिनाई होती है, तो बच्चा किस दोष से पीड़ित हो सकता है, इसे कैसे ठीक करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स हैज डिफिकल्टी रीडिंग अ ब्लैक बोर्ड व्हाइल सिटिंग इन द लास्ट रो। मतलब मान लेते जैसे आप क्लासरूम में बैठे हुए हो और आपका जैसे कि ये बोर्ड है। ठीक है, और आप यहाँ बैठे हुए हो। अब आपको यहाँ आपके मतलब आप और आपके फ्रेंड और आपके मतलब तीन और फ्रेंड है और एक आप हो। अब आपको यहाँ से देखने में मान लेते प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है,
तो ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, ये आपसे पूछा गया यहाँ पे, ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है ना कि विद्यार्थी निकट दृष्टि दोष या मायोपिया से पीड़ित है, यानी कि विद्यार्थी जो है निकट दृष्टि दोष या फिर मायोपिया से पीड़ित है, इसे उचित शक्ति के अवतल यानी उचित शक्ति के अवतल यानी कि पावर अब आपको चश्मा लगेगा, ठीक है ना, जो कि अवतल लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है, यानी कि जो है इसको जो है संशोधित यानी कि ठीक किया जा सकता है उत्तल लेंस के द्वारा, सॉरी अवतल लेंस के द्वारा। उचित पावर यानी कि आपके अकॉर्डिंग आपको कितना पावर का नीड है और जो भी चीजें हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ठीक किया जा सकता है। द स्टूडेंट सफरिंग फ्रॉम नियर साइड nearsightedness or myopia, it can be modified by concave lens of appropriate power. Okay. उसी प्रकार 34 देखिए दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया का समीकरण लिखे, देखिए 2AgCl प्लस 2Ag प्लस Cl2, ये आप लोग का एक रिएक्शन दिया हुआ है और यहाँ पे एक इमेज है। अब इस इमेज को देख के बताइए कि कौन सा रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे जो है ना दिए गए चित्र में अभिक्रिया हो रही है कि 2AgCl और 2AgCl2, ठीक है, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। इस अभिक्रिया का समीकरण उपरोक्त है जिसमें 2 मोल अग्निष्ठ यानी कि आप लोग का अग्नि यानी कि AgCl का विघटन होकर 2 मोल चांदी यानी कि Ag और 1 मोल क्लोरीन बनता है, यानी कि द रिएक्शन प्लेस इन द फिगर 2AgCl, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इज गिवन अबव द इन विच 2 मोल ऑफ AgCl is distinguished from 2 moles of silver, उसके बाद एंड 1 मोल ऑफ क्लोरीन जो कि आपके यहाँ बन रहा है, ठीक है। 35 देखिए दोनों तत्वों का नाम लिखिए जिसका बाहरी कोष पूर्ण हो, यानी कि राइट द नेम ऑफ 2 एलिमेंट्स whose outer cell is completed। देखिए यहाँ पे आउटर सेल किसके कंप्लीटेड होते हैं, तो यहाँ पे आप लोग को 2 तत्वों का नाम लिखना है जिसके बाहरी कोण पूरा हो, ठीक है, बाहरी कोण जिसका पूरा हो। तो किसका, 2 तत्वों का नाम यानी कि नेम ऑफ 2 एलिमेंट्स, एक हीलियम एक नियोन। आप इन दोनों का नाम एक और आप लिख सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो आपको मन होगा तो, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख लेना कि यहाँ पे 2 की जगह 3 आप लोग गूगल कर लेना, ठीक है। इससे फायदा आपको ये होगा कि इनकेस एग्जाम में 2 की जगह 3 पूछ दे तो आप वहां पे लिख करके आ सकते हो। वैसे ये क्वेश्चन 2 नंबर का इसलिए 2 आप लोग से पूछा गया फिलहाल के लिए, ठीक है। या फिर जो भी आपका नंबर डिस्ट्रीब्यूशन देखना मैं भूल गया हूँ। 36 देखिए यहाँ पे समजातीय श्रेणी क्या है, यानी कि व्हाट इज होमोगियस सीरीज। तो यहाँ पे देखिए हिंदी में एक बार यहाँ लिखा हुआ है समजातीय श्रेणी एक प्रकार की आणविक समृद्ध है जिसमें समान गुण और समान सारणी विशेषताएं होती हैं और जो एक साथ श्रृंगारिक समीकरण के साथ संबंधित होती है। इसमें तत्वों में समृद्ध के साथ साथ उनकी वाणिज्यिक अनुप्रयोगिता में भी निम्नयाद होती है, ठीक है। यानी देखिए होमोगोलियस सीरीज is a special type of organic compounds series in which the member have similar properties and a common functional group and are related by the same general formula. Is it exhibits regularity in both द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड अलोंग द सीरीज, ठीक है। उसी प्रकार से 37 देखिए यहाँ पे क्या विखंडन बहुविखंडन किस प्रकार से भिन्न है, यानी कि इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, यानी कि फ्रेगमेंटेशन एंड मल्टी फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए विखंडन और बहुविखंडन दोनों ही प्रकार की संरचना विघटन के प्रकार हैं, मतलब जो है विखंडन और बहुविखंडन दोनों जो है किस प्रकार के हैं, तो यहाँ पे देखिए संरचना इसका विखंडन का प्रकार है, लेकिन इसमें अंतर है। विखंडन में एक से अधिक तत्वों का विघटन होता है, यानी कि विखंडन में आपका जो है एक से अधिक तत्वों का विखंडन होता है, सॉरी विघटन होता है, जबकि बहुखंडन में विघटन समूह के किसी भी सदस्य के साथ हो सकता है, यानी कि जो है विखंडन में मल्टीपल लोगों के साथ होता है, मतलब मल्टीपल बोल सकते हो, ठीक है, मतलब एक से ज्यादा। और वही आपका जो है बहुविखंडन में जो है ना एक ग्रुप है, मान लेते 4 जैसे आप लोग दोस्त मान लो, फिर मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो 4 में से किसी एक के साथ ही रिएक्शन हो सकता है, ऐसा होता है, ठीक है। और या समूह रूप से हो सकता है या फिर एक समूह के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से fermentation and multi fragmentation are both are distinguishable, but the difference between them, the fermentation involves the breaking apart
of more than one element, while the multi-fragmentation can occur with any member of a group, it can collectively, ठीक है, happen collectively। यहाँ पे देखिए 38 का बाहर पर्यावरण को बचाने के लिए पांच प्रकार क्या है, ठीक है। व्हाट आर द 5 टाइप्स ऑफ आरएस टू सेव द एनवायरमेंट। तो यहाँ पे देखिए पर्यावरण बचाने के लिए 5 प्रकार के आर हैं, तो क्या, तो देखिए रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिफ्यूज, रिपेयर। रिड्यूस में देखिए उपयोग और खपत को कम करें, जिससे नकारात्मक प्रभाव को घटित किया जा सकता है। यानी कि जो आप अगर अपने उपयोग को और खपत को अगर कम कीजिएगा, तो उसका जो नकारात्मक, जैसे कि बाइक का मान लेते हैं, ठीक है। तो बाइक जैसे कि आप लोग चलाते हैं, बहुत ज्यादा बाइक्स हो रहे हैं, बहुत ज्यादा मतलब गाड़ियां हो रही है, जिससे धुआं ज्यादा निकल रहा है, ठीक है ना। उसका उपयोग भी है, उसका उपयोग है तो उसका पेट्रोल में खपत भी होगा। जब ये दोनों का खपत होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉल्यूशन ज्यादा होगा, जिससे हमें प्रॉब्लम होगी। तो इन दोनों का उपयोग हमें कम करना चाहिए, जिससे कि हमें मतलब अपने नेचर्स को प्रोटेक्ट कर सके, बचा सके, ठीक है ना। तो आप जब लोग ट्यूशन वगैरह जाते हो, जो बाइक से स्टाइल मारते हुए जाते हो, थोड़ा साइकिल चला लेके चले जाना अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो ये मजाक वाली बात होगी। अब देखो यहाँ पे रियूज में क्या होता है, सामग्री पुनः, यानी कि देखो जो हम लोग रियूज कर सकते हैं उसको क्यों ना फिर से यूज करें। जैसे कि देखिए उपयोग करें ताकि नए सामान की आवश्यकता ना हो और कचरा कम हो, यानी कि जैसे जो सामान रियूजेबल हो, मान लेते हो एक बार रियूज कर दिए तो उसको रियूजिंग के लिए भेज देते हैं हम लोग, ताकि वो फिर से रियूज होके कम फिर आए। जैसे कि मान ले, जैसे कि पानी का बॉटल है आपका, ठीक है, उसको आप लोग मान लेते हो बेच दिए, ठीक है। तो जब बेच दिए तो फिर से एक बार नया बोतल बन के फिर से आएगा, वो कचरे के ढेर में नहीं जाएगा, जिससे कचरा कम फैलेगा और उससे हमारा एनवायरमेंट भी सेव होगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से रिसाइकल, सॉरी वो तो मैंने रिसाइकल एग्जांपल दे दिया आपको। रीयूज, जैसे कि मान लेते हैं आपका फोन का कवर है, मान लेते हैं, तो मान लेते हैं आपके पास 2 फोन का कवर है, तो बारी बारी से यूज करो। इस तरीके से जो भी रीयूज समझ आप सकते हो, ठीक है। मैं शायद अच्छा एग्जांपल नहीं दे पा रहा हूँ फिलहाल आपके लिए। रिसाइकल में वही है कि सामग्री को पूरा पुनः सामग्री को बदले ताकि उसका फिर से उपयोग किया जा सके। मतलब रिसाइकल, आप जो प्रोडक्ट रिसाइकेबल, जो साइकिल मतलब इसका रिसाइकलिंग हो सकता है, उसको रिसाइकलिंग के लिए जरूर से आपको देना चाहिए। उसको घर पे रखना नहीं चाहिए, फिर कचरे के ढेर में नहीं रखना चाहिए, फिर कहीं भी इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए आपको, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए। रिफ्यूज, ऐसे उत्पादकों का सेवन करें जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो और उन्हें अनदेखा करें। ये सेंटेंस मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ऐसे उत्पादनों का सेवन करें जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो और उन्हें अनदेखा करें। देखो यहाँ पे ना न होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, और उन्हें अनदेखा करें, मतलब ऐसा, मतलब मैं एक बार चेक कर रहा था इसको, ठीक है। सो यहाँ पे जो है ना, देखिए यहाँ पे ऐसे उत्पादों का सेवन करें जो पर्यावरण के लिए हानिकारक ना हो, ठीक है। मतलब आपको ऐसे चीजों का उपयोग करना है जो कि पर्यावरण के लिए हानिकारक ना हो, और अगर वो हानिकारक है तो उन्हें अनदेखा आप करिए, ठीक है। देखिए ऐसे उत्पादकों का सेवन करें जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो और उन्हें अनदेखा करें, मतलब ऐसे उत्पादकों का आपको सेवन ही नहीं करना जो, और अगर आप उपयोग करना चाहते हो बट उसको इग्नोर कर दो, ठीक है। देखिए अब रिपेयर, बिगड़े हुए या खराब उत्पादकों की मरम्मत करें, उन्हें फिर से उपयोगी बनाए। यानी कि जो बिगड़े हुए या फिर खराब उत्पादक हैं, यानी कि जो मान लो आपका मोबाइल जैसे कि, या फिर आपको कुछ भी ऐसा कुछ खराब हो गया, ठीक है, तो उसको री बना करके फिर से यूज कीजिए आप, जो कि अगर पॉसिबल है तो, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए रिड्यूस एंड कंपोजिशन एंड मिनिमाइज द नेगेटिव इम्पैक्ट, मतलब रिड्यूस करो जिससे कि आपको कंजप्शन, जैसे जैसे कि आपकी जरूरत जो चीजें हैं उसको थोड़ा कम कर दो, जिससे कि नेगेटिव इम्पैक्ट भी कम पड़ेगा। यूज मटेरियल्स, ठीक है, मतलब ये सारे पॉइंट्स आपके हैं। यहाँ पे देखिए यही चीज मैं आपको, इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो गई थी। अब देखिए अवॉइड यूजिंग प्रोडक्ट दैट हार्मफुल फॉर एनवायरमेंट, ऐसे प्रोडक्ट को आप अवॉइड कीजिए जो कि एनवायरमेंट के लिए हानिकारक हैं, और आपको उनको रिजेक्ट कर देना चाहिए। यहाँ पे इसका मतलब यही हो रहा है कि ऐसे उत्पादनों का उपयोग ना करें जो कि पर्यावरण के लिए हानिकारक हो और उन्हें अनदेखा भी करें। ये इसका करेक्ट सेंटेंस होगा, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए 39 का आपका 5 सेंटीमीटर का एक वस्तु है, ठीक है, जो कि 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी अ, के एक अवतल लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी में रखी गई है। प्रतिबिंब और की स्थिति, आकार और प्राकृतिक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे उसका पूरा डिटेल में सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। ये पीडीएफ बेसिकली आप लोग यहाँ पे, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर देना, इसको समझाऊंगा तो उतना ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक बार रीड कर दे रहा हूँ आपके लिए। देखिए एक 5 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी एक अवतल लेंस के 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्राकृति निकालने के लिए हमें लेंस का सूत्र 1/f = 1/v - 1/u
का उपयोग करेंगे। यहाँ एफ लेंस की फोकस दूरी होगी, भी छायाचित्र की दूरी होगी और यू वस्तु की दूरी होगी। ठीक है, इस समीकरण को हल करने के बाद हमें छायाचित्र की स्थिति, आकार और प्रकृति की जानकारी प्राप्त होती है। आप प्रश्न देखिए, आपकी जो हमारी जो प्रश्न है आपका बताता है कि एक 5 सेंटीमीटर की वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी में रखा गया है। ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, लेंस का जो फॉर्मूला है आपका ये है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस यू का उपयोग करते हैं। यहाँ लेंस क्या है, फोकस दूरी है, भी आपका छायाचित्र की दूरी है और आपका यू क्या है, एक वस्तु की दूरी है। तो वस्तु की दूरी आपका -25 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पे, अच्छा सॉरी, ठीक है। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे देखिए, क्योंकि वस्तु की लेंस दुश्मनी सीधी ओर में है और लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, इससे समीकरण में डाले। देखिए यहाँ पे एक -25 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए इसका जो यहाँ पे क्योंकि क्या यूज कर लिया गया, अवतल, ठीक है ना, और ये अवतल लेंस से पॉसिबल नहीं होगा, तो इसको माइनस करके यहाँ पे इसको फिर सॉल्व करा जाएगा। ठीक है, तो वही चीजें हैं, आप इसको एक बार चेकआउट जरूर से कीजिएगा। इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा डाउट है मुझे, ये क्वेश्चन शायद सही नहीं है। आप इस 39 को एक बार देख लीजिएगा अपने साइड से, ठीक है ना, हो सकता है सॉल्यूशन में आपका गलत हो जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको एक बार चेकआउट अपने से, अपनी तरफ से देख लीजिएगा इसको। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे देखिए 40 हम लोग आते हैं। एक विद्युत सर्किट का एक आरेख बनाए जिसमें प्रत्येक 2 वोल्ट के 3 सेल की बैटरी, एक 52 प्रतिरोध, एक 8 प्रतिरोध और एक 12 प्रतिरोध और एक प्लग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में जोड़े। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक विद्युत सर्किट का एक आरेख बनाया जिसमें जो भी चीजें यहाँ जैसे आपको डिटेल में लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे आपका ये लगा, दो बैटरी लगा, 52 ओम का रेजिस्टेंस लगा, 8 ओम का, 12 ओम का, जो भी चीजें लगा, फिर यहाँ पे एक सर्किट जुड़ा है, यहाँ पे आपका प्लग है। ठीक है, इस आरेख में 3 सेल हैं जो कि सीधे 3 एक साथ जुड़ी हुई हैं, 5, 8 और 12 3 प्रतिरोध भी सीधे जुड़े हुए हैं और उसके बीच में एक कुंजी भी लगी है। यह सभी उपकरणों की श्रेणी में एक साथ जोड़ने का एक उदाहरण है। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए, चुंबकीय क्षेत्र क्या है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखें, यानी कि जो है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड और राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए चुंबकीय क्षेत्र यह एक काल्पनिक क्षेत्र है जो कि उत्तरी ध्रुव से उत्पादित होते हुए किसी चुंबक के बाहर दक्षिण ध्रुव की को जाती है। ठीक है, यानी कि जो है यह एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी ध्रुव से उत्पादित, यानी कि वहां से निकलता है। ठीक है, और किसी चुंबक के बाहर, यानी किसी चुंबक के बाहर दक्षिण ध्रुव की ओर जाता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के 2 गुण, आपके चुंबकीय क्षेत्र कभी भी एक दूसरे से नहीं टकराते। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे से नहीं टकराते, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंधे। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड लूप, मतलब ये जो है ना क्लोज्ड लूप को फॉर्म करते हैं, आपका बोल सकते हो। यहाँ पे ये सेंटेंस थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो भी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, उदाहरण समझाइए। व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, एक्सप्लेन बाय एग्जांपल। रेडॉक्स रिएक्शन आपका जिन जिन अभिक्रियाओं में अपचयन तथा उपचयन साथ होता है उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, यानी कि उपचयन तथा अपचयन एक साथ होगा उसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, और इसका अच्छा सा एग्जांपल है आप लोग CU O प्लस H2, यहाँ पे हीट दिया जा रहा है और Cu प्लस H2 यहाँ पे आपका बन रहा है। यहाँ पे H2 बाहर समझा जा रहा है और Cu यहाँ पे हमारा बन रहा है। ठीक है, उपचयन का देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, अभिक्रिया में CO का, देखिए अभिक्रिया में क्या हो रहा है, अभिक्रिया में CO, देखिए यहाँ पे कुछ तो यहाँ पे, ठीक है ठीक है, अच्छा यहाँ पे रेडॉक्स अभिकरण। ठीक है, यहाँ पे रेडॉक्स को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, फिर उपचयन को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, CO देखिए यहाँ पे इस अभिक्रिया में CO से ऑक्सीजन हटता है, अतः CO का अपचयन होता है तथा H2 से ऑक्सीजन जुड़ता है, अतः H2 का उपचयन होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इंग्लिश में फिर यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। ठीक है, हम नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कार्बन यौगिक का अंग अनुसूत्र तथा संरचना लिखिए, यानी कि ब्यूटेनॉन, क्लोरोपेंटेन और मेथनॉल। ठीक है, ये आपका लिखना है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो ब्यूटेन जो है ना, आपका ब्यूटा 1 पढ़ सकते हो, ब्यूटेन जो भी पढ़ते हो आप लोग, उसका जो फॉर्मूला होता है, यानी कि आप लोग जो इसका जो ऑर्गेनिक फॉर्मूला होता है वो C4H8O होता है। यानी कि देखिए यहाँ पे C4 यानी कि 1 2 3 4 4 कार्बन हो गया, 8 हाइड्रोजन है, 1 2 3
4 5 6 7 और 8 और एक ऑक्सीजन जो कि डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे आपका है। तो ये आपका इसका करेक्ट जो है स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए आप लोग का सी एच, यहाँ पे क्या है ये क्लोरोपेंटेन, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, यहाँ पे C5H11Cl, यानी कि देखिए C5 यानी कि कार्बन आपका 5 है, 1 2 3 4 और 5, और उसके बाद H11 यानी कि हाइड्रोजन 11 हुआ, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10 और सभी लोग सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन यहाँ पे 1 11, अब यहाँ पे देखिए क्लोर आपका है Cl यानी कि यहाँ पे, तो यहाँ पे Cl आपका उसी तरह से यहाँ पे देखिए CH3 और OH है आपका, यानी कि ये आपका मेथनॉल है। तो यहाँ पे देखिए ये C हो गया आपका, C के साथ 3 कार्बन हाइड्रो मतलब ये है आपके, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन बोल सकते हो, यहाँ पे 3 हो गए, और उसके बाद ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के साथ फिर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इस तरीके से फिर आपका एक स्ट्रक्चर इसका कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। मनुष्य के 3 हार्मोन का नाम तथा कार्य लिखें, मतलब राइट द नेम एंड फंक्शन ऑफ 3 हार्मोन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। यहाँ पे देखिए इंसुलिन, इंसुलिन देखिए पेनड्रास ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन है जो रक्त शर्कर का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। थायराइड, थायराइड जो हार्मोन है ये थायराइड, यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होता है और शरीर की ऊर्जा व्यवस्था, मेटाबॉलिज्म और उच्चतम तापमान को नियंत्रण करने में सहायता करता है। थायराइड आपका क्या करता है, थायराइड आपका जो है एक ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होता है जो कि शरीर का टेम्परेचर, शरीर को मेंटेनेंस, मेटाबॉलिज्म और आपके जो शरीर का हीट वगैरह उसको नियंत्रण करने में आपका सहायता करता है। और ग्रोथ हार्मोन यानी कि ग्रोथ हार्मोन आपका हो गया सोमाटोट्रोपिन, सोमाटोट्रोपिन जो है यहाँ पे यह हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू ये इसका सिक्रेशन होता है, ठीक है, और शरीर की ऊंचाई में वृद्धि में करने में मदद करता है। नाम से ही पता चल रहा है ग्रोथ हार्मोन यानी कि बढ़ाने में आपकी ये मदद, आपकी हाइट्स को बढ़ाने में मदद करेगा, ठीक है। द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हेल्प्स टू इन द ग्रोथ ऑफ द बॉडीज हाइट, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं, यानी कि देखिए हम जो है ऊर्जा के वैकल्पिक यानी कि जैसे कि मान लो उसके अल्टरनेटिव जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि मान लेते हैं आपके पास आज खाने को चॉकलेट 5 रुपए वाला नहीं है, तो कल को हो सकता है आप आपके पास 2 रुपए है लेकिन आपको खाने का मन है 5 रुपए का चॉकलेट, लेकिन वो पॉसिबल है नहीं, तो फिर आप 2 रुपए में चॉकलेट खाओगे ना। तो यहाँ पे उसी चीज को बोला जा रहा है कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा आर प्रेजेंट इन द लिमिटेड क्वांटिटी इनसाइड द अर्थ, यानी कि जो है ना कोल, पेट्रोलियम यानी कि आपका कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये सारे जो है ना अर्थ के अंदर जो है लिमिटेड क्वांटिटी में यानी कि सीमित क्वांटिटी में, सीमित मात्रा में अवेलेबल है आपके, ठीक है। इफ वी कीप यूजिंग देम लाइक दिस, यानी कि जिस तरीके से अभी ये यूज हो रहा है, इंडिया के ग्रोथ भी बहुत तगड़े से हो रहा है, या फिर वर्ल्ड का आप मान लो वर्ल्ड का ग्रोथ बहुत तगड़े से हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, तो रिसोर्सेज बहुत जल्दी कंज्यूम हो रहे हैं और खत्म हो रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है, हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, मतलब लिमिटेड बोले तो सीमित मात्रा में मौजूद है आपके पृथ्वी के अंदर, जिसको आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसको इसी तरीके से यूज करते जाएंगे तो दे विल एंड सून, यानी कि ये बहुत जल्द खत्म होने वाले हैं और खत्म हो भी जाएंगे। देयरफॉर वी शुड पे अटेंशन टू अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि हमें दूसरे यानी कि अलग जो कि इसके अल्टरनेटिव हो सकते हैं उसमें हमें ध्यान देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर ये खत्म हो गया कल को जाकर के, मान लेते जैसे कि आपके घर में आज गैस से खाना बनता है, ठीक है ना, तो कल को जाकर के गैस खत्म हो गया तो फिर कैसे खाना बनाएंगे हम लोग, तो उसके लिए हमें कुछ तो अल्टरनेटिव ढूंढना होगा ना। तो वो चीज का हो गया, जैसे कि लोग अभी गोबर गैस का भी यूज करते हैं बहुत सारे, मान लेते हैं, ठीक है, और लकड़ी का भी यूज होता है, कोयले का भी यूज होता है। मान लेते हैं कोयला है आपका, अगर कोयला लिमिटेड है हमारे पास तो वो खत्म हो जाएगा, तो फिर मान लेते हैं गैस यूज करो, गैस खत्म हो जाएगा, फिर क्या यूज करोगे, लकड़ी भी खत्म कर दिया आपने, गैस भी खत्म कर दिया, कोयला भी खत्म कर दिया, तो फिर पत्थर रगड़ के खाना बनाओगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर वही चीज को आप लोग को सेव और कंजर्व करते हुए और जो इसका अल्टरनेटिव है उसको हमें ढूंढना चाहिए ताकि इन फ्यूचर हमें वो काम आ सके, ठीक है। ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है, इस क्षति के सीमित करने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए। देखो, ओजोन लेयर डिप्लेशन अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अस, व्हाट स्टेप्स शुड वी टेक टू लिमिट दिस डैमेज, मतलब देखो यानी कि बोला जा रहा है कि देखिए द डैमेज टू द ओजोन लेयर इज मैटर ऑफ utmost concern for the, because if the damage more and more ultraviolet radiation will come to the earth which falling, and देखिए अगर आप
बहुत ज़्यादा यानी कि ओज़ोन लेयर में अगर आप बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करते हो, बहुत ज़्यादा डिप्लीशन होता है, तो उसमें हमें प्रॉब्लम ये आएगी तो कि जो है कि अल्ट्रावायलेट जो रेज़ हैं हमारे अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशंस वाले जो उनका है, वो अल्ट्रावायलेट जो रेज़ हैं, वो आएँगे अर्थ में, जिससे कि आपको स्किन की प्रॉब्लम या फिर स्किन में डिजीज़ेज़ होने लगेंगे या फिर जैसे कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट वगैरह इफ़ेक्ट करने लगेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें होने लगेंगी जिससे आपको प्रॉब्लम होने लगेगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ इसका जो है ना मेजर पॉइंट दिया हुआ है कि इनका प्रभाव त्वचा पर पड़ता है जिससे त्वचा में कैंसर की संभावना बढ़ती है। जी हाँ, अगर ओज़ोन लेयर डिप्लेशन इसी तरह से होते रहा तो जो अल्ट्रावायलेट रेज़ आएँगे आपके अर्थ में आएँगे ना, जिससे कि इंसान को सभी लिविंग बीइंग्स को प्रॉब्लम होगी इससे और इसमें जो है अगर आप इंसान हो और आपके स्किन में ये पड़ेगा तो आपको कैंसर होने की संभावना बढ़ती है। देखो पौधे में वृद्धि का दर कम हो जाएगा यानी कि पेड़ में वृद्धि का दर कम हो जाएगा। ये सूक्ष्म जीवन तथा अपघटकों को मारती है जिससे परितंत्र में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। यानी कि जो है आपका वो अल्ट्रावायलेट जो रेज़ हैं यानी कि इसको पराबैंगनी विकिरण जिसको आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना हिंदी में। तो इसमें प्रॉब्लम ये आएगी आपको कि जब ये नीचे आएगा ना तो छोटे-छोटे जीव सूक्ष्म जीव जी जैसे हैं जैसे कि मान लेते हैं एग्ज़ाम्पल के लिए आपका केचुआ ले लेते हैं जो कि सब जानते हो, ठीक है? मान लेते हैं कल को जाकर के केचुआ आपका मर गया तो फिर खेतों में आपकी जो मान लेते हैं अंदर से जो लोग जुताई करते हैं एक तरह से इस तरीके से, ठीक है? तो वो फिर कैसे पॉसिबल होएगा? तो उसी को भी ये लोग मारता है, ठीक है ना? तो उससे प्रॉब्लम होगा। ये पौधों में पिगमेंट को नष्ट कर देता है, पिगमेंट्स को नष्ट कर देता है, ओज़ोन परत की क्षति कम करने के उपाय मतलब जिसको ओज़ोन परत जो है इसमें देखिए क्या-क्या प्रभाव हो गए हैं, इसको कम कैसे कर सकते हैं उसको अब हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है? देखिए यहाँ पे क्या है एरोसिल तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक का कम उपयोग करना होगा यानी कि एरोसिल तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उसका कम उपयोग करना होगा सुपरसोनिक विमानों का कम से कम उपयोग करना यानी कि जो आपका सुपरसोनिक टाइप का जो विमान चल रहे हैं एरोप्लेन चल रहे हैं उसको कम करना होगा संसार में नाभिकीय विस्फोटक में नियंत्रण करना होगा यानी कि जो संसार में जो नाभिकीय विस्फोटक होता है उसको कम करना होगा आपको ठीक है यानी कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो होता है उसको कम करना होगा आपको ठीक है उसके प्रकार से यहाँ पे 47 देखिए विद्युत मोटर में नामांकित चित्रों का चित्र बनाइए इससे संबंधित सिद्धांत एवं कार्यविधि को स्पष्ट कीजिए विद्युत मोटर में स्लिप्ड रिंग का कार्य क्या है तो यहाँ पे देखिए विद्युत मोटर एक प्रकार का यंत्र जो ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा को परिवर्तित करता है ठीक है मतलब यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है सिद्धांत क्या है इसका देखिए आपको मेंशन किया हुआ पॉइंट में सिद्धांत कार्यवाही और यहाँ पे देखिए विद्युत मोटर में स्प्लिट रिंग का क्या वर्किंग है वो आपसे पूछा गया मतलब यहाँ पे टोटल चार चीजें पूछी गई आपसे ठीक है चित्र बनाने को बोला गया उसको सिद्धांत लिखने को बोला गया कार्यविधि यानी कि वर्किंग लिखने को बोला गया और स्प्लिट रिंग का क्या वर्किंग है वो लिखने को बोला गया। तो सिद्धांत यहाँ पे देखिए जब किसी कुंडली को चुंबकीय धारा में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें एक बल कार्य करता है जो कुंडली को उसके अक्ष पर घुमाता है ठीक है उसके बाद इसका देखिए इसका एक फिगर हो गया घूर्णन की दिशा ये आपका ये जो एरो है घूर्णन की दिशा दिखा दिखा रहा है कुंडली आपका ये कुंडली है ठीक है चुंबक ये आपका चुंबक है ठीक है उसमें यहाँ पे देखिए ये सारे यहाँ पे ये ब्रुश है आपका ठीक है उसके बाद यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है आपका यहाँ पे ये विक्ट लिवली है यहाँ पे बैटरी यहाँ पे दो इमेज आपका दिया हुआ है ठीक है उसी प्रकार से देखिए चित्र में जो है एक विद्युत मोटर है आपका दो यहाँ पे है उसका रचना देखिए एक विद्युत मोटर निम्नलिखित मुख्य भाग होते हैं जैसे कि चुंबक हो गया एक तो देखिए एक शक्तिशाली अवतल बेलनाकार चुंबक जैसा नाल चुंबक का कार्य है शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बनना ठीक है उसी प्रकार से कुंडली में क्या होता है यहाँ पे एक आयताकार लोहे के टुकड़े पर तांबे का तार लिपेट कर उसे कुंडली रूप दिया जाता है ठीक है जिसमें विद्युत धारा को प्रवाहित की जाती है और इससे चुंबक क्षेत्र में रखा जाता है इसे जो चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है जिससे इस पर बल लगता है और ये अपना अक्ष पर घूमता है चित्र एबीसीडी में कुंडली की दिशा दर्शाया गया एबीसीडी कौन सा है आपका देखिए ए बी सी डी इसमें जो मूवमेंट है देखिए यहाँ से मान लेते हैं ये शुरू होता है जैसे कि इसका डायरेक्शन ऐसे है ठीक है इस तरीके से मान लेते इधर से शुरू हुआ ऐसे आया फिर ये इधर को आया फिर इधर को गया ठीक है फिर यहाँ को आया फिर ऐसे ऐसे घूमा पूरा और फिर यहाँ से होते होते ये इस तरीके से इधर से अपना कंटिन्यू करते हुए मतलब बार बार ये घूम रहा है आपका ठीक है उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ आपका विभक्त विलय ये अर्धगोला छल्ले होते हैं जो एक दीपकवर्तीय कार्य करते हैं यह कुंडली को दोनों सिरों से परस्पर जोड़ी होती है और कुंडली के
अर्थ घूर्णन के बाद ये विद्युत धारा में उत्क्रमित करती है। चित्र H1 और H2 में दर्शाया गया। यानी कि H1 और H2 कौन सा है आपका? ये आई थिंक ये S1 हो गया और H2 किधर को है? H2 तो देखिए, अच्छा हाँ यहाँ, अच्छा हाँ एस देखो, ये S1 हो गया आपका, H2 यहाँ पे हो गया, ठीक है। यानी कि ये चीज आपको यहाँ पे दर्शाया गया, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए कार्य, यहाँ पे ब्रुश क्या है? ब्रुश B1 B2 में ग्रेफाइट या लचीले धातु के छड़े हैं जो अर्धगोले छल्लों पर परस्पर जुड़े होते हैं और इनका काम कुंडली निरंतर विद्युत धारा भेजना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 5 होगा। यहाँ पे देखिए बैटरी दिष्ट विद्युत धारा या उन अनेक सेलों की बैटरी को विद्युत शक्ति के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसका काम कुंडली को विद्युत धारा उपलब्ध कराना होता है। यानी कि बैटरी का काम है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। कार्य क्या है? शुरुआत में जब कुंडली एबीसीडी और शक्तिशाली चुंबकीय चुंबक के माध्यम में रखा जाता है तो कुंडली चुंबकों की को जोड़ के बीच समांतर होती है। जब कार्बन ब्रुशों यानी कि B1 B2 में होते हैं तो अर्धगोले छल्ले S1 S2 द्वारा कुंडलीय में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। जैसा कि चित्र 1 में विद्युत धारा की दिशा C से D यानी कि D की ओर और A से B की ओर है तो कुंडलीय चुंबकीय से जोड़े के प्रभाव में घूमती है, ठीक है। चित्र ए में CD खंड ऊपर की ओर तथा AB भाग नीचे की ओर घूमता है जो कुंडलीय वर्तमानित वममार्वित घूमने लगती है। S1 और S2, यहाँ पे S2 होगा, कुंडलीय अर्ध चक्र के बाद विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित करते हैं और इसी प्रकार ये कुंडली निरंतर घूमती रहती है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे ये लंबा चौड़ा सा आंसर था आपका, ठीक है। आप लोग इंग्लिश में दिया हुआ है, एक बार देख लीजिएगा, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स है उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा आप लोग, ठीक है। प्रतिरोधों को समांतर संयोजन क्या है? समांतर में जुड़े 3 प्रतिरोधों R1 R2 R3 को समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए एक व्यंजक व्युत्पन्न करें। यानी कि यहाँ पे R1 होगा, यहाँ पे R2 होगा, यहाँ पे R3 होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग का पूरा यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है। आप लोग, मैं इसको अपने एप्लीकेशन में यानी कि झारखंड मोबाइल ऐप में डाल दूंगा, आप वहां से इसको देख पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे, ठीक है। और जो बच्चे अभी तक हमारा गेस्ट पेपर एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक नहीं बाय किए हैं, आप लोग बाय कर लीजिए अपने झारखंड मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, क्योंकि वहां से बहुत सारे प्रश्न आपके आएंगे बोर्ड परीक्षा में, इस बात का ध्यान रखिएगा। और पुराने मॉडल पेपर सारे अपलोड कर दिए गए हैं तो उसका भी ध्यान रख करके सारी चीजों का अपलोड करिए, ठीक है। यहाँ पे आप लोग का, यहाँ पे देखिए आयनिक अबंध क्या है? आयनिक यौगिक गुणधर्म लिखें। इलेक्ट्रॉन और संनात्रण के द्वारा N2O का निर्माण को दिखाइए। यानी व्हाट इज आयनिक बॉन्ड, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड, शो द फॉर्मेशन ऑफ NaO बाय N2O बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आयनिक आबंध देखिए, आयनिक आबंध यह आबंध है जिसमें परमाणु अपने एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को दूसरे परमाणु को हथियार बनाने के लिए हथियारित करता है, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ ज्यादा है, इंग्लिश सॉरी हिंदी है, ठीक है। तो आयनिक यौगिक गुणधर्म, तो यहाँ पे उसका पूरा डिटेल में यहाँ लिखा हुआ है कि धातु और अनाधातु, ठीक है। आयनिक यौगिक धातुता और अनधातुता से मिलकर बन सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनों की सहायता से होता है, ठीक है। आयनिक संरचना, तो आयनिक यौगिक धातु और अनाधातु आयन एक विशिष्ट क्रम में स्थित होते हैं जिससे यौगिक की संरचना स्थायी बनती है। आयनिक आबंध, इसमें इनमें आयनिक आबंध होते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे परमाणु के बीच स्थायी रूप से स्थानांतरित हो सकते हैं, ठीक है ना। N2O का निर्माण में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण, तो यहाँ पे देखिए 2Na प्लस 2Na, तो यहाँ पे देखिए 2Na प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, ठीक है। यहाँ पे देखिए O प्लस, यहाँ पे जो भी इसका है, यहाँ पे आपका एक रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब इमेज दिया हुआ है, जिसमें आप लोग देख करके समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मिसेल क्या है? साबुन की सफाई प्रक्रिया में कार्यविधि समझिए। तो देखिए समझाइए, व्हाट इज मिसेल, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग द सोप। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या है, ठीक है। मिसेल एक प्रकार का रासायनिक संघ है जो विभिन्न विलीन तत्वों को एक समाहित संरचना में लपेट सकता है। आमतौर पर यह एक द्रव्य में बनता है, जैसे कि पानी, और एक विशिष्ट स्थान पर अणुओं को
हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक हिस्सों हाइड्रोफिलिक हिस्सों को एक साथ में ले आता है। मिसेल सामान्यतः इनकी बिखरी और वासनीय स्थिति के बीच संतुलन स्थिति में होता है। ठीक है। साबुन की सफाई की प्रक्रिया, साबुन का उपयोग सफाई की प्रक्रिया में किया जाता है क्योंकि साबुन मिसेल बनाने की क्षमता रखता है जो कि कीटाणु, तेल और अन्य पदार्थों को प्रभावी रूप से समाहित करता है, कर सकता है, समाहित मतलब हटा सकता है। यहाँ साबुन सफाई का प्रक्रिया मतलब यहाँ जो है ये कुछ नीचे पॉइंट्स आपके दिए हुए हैं जो कि आपके साबुन के प्रक्रिया के कार्यविधि है। ठीक है। मतलब साबुन बनाने की प्रक्रिया कार्यविधि आप लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे यही पूछा गया ना, साबुन की सफाई की कार्यविधि, तो यहाँ पे वही वही चीज बताया, साबुन की सफाई की प्रक्रिया की कार्यविधि यहाँ पे लिखी गई। गंदगी को मसाले में लाया जाता है, मतलब गंदगी को यहाँ पे हटाया जाता है। ठीक है ना। साबुन को पानी के साथ मिलाया जाता है और इसमें मिसेल बनना शुरू होता है। साबुन में मेलिकुलर के हाइड्रोफोबिक कुछ दिन ग्रीस, तेल और मसाले के अंदर खींचता है, मतलब जो साबुन जो है अपना ये सारी चीजों को हटा देता है, समझ लो। ठीक है ना। तो ये सारे यहाँ पे पॉइंट्स है कि मसाले द्वारा गंदगी को घेरा जाता है, मतलब मिसेल के द्वारा, सॉरी मिसेल है यहाँ पे, सॉरी मसाले में पढ़ रहा हूँ तभी से वही मैं कंफ्यूज हो रहा था कि क्या मैं पढ़ रहा हूँ। जब मिसेल के द्वारा जो है ना गंदगी को घेरा जाता है, यानी साबुन जो है मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोफिलिक सिरे बाहर की ओर होते हैं जिससे बंद की गई गंदगी के चारों ओर एक छाया बनता है। यह गंदगी को सतत रूप से परिस्थिति में रखने के लिए अनुमति देता है। गंदगी को धोना, मिसेल से प्रभावशीलता, एक बार आप लोग अपने से खुद से पढ़ लेना इस वीडियो को पॉज करके प्लीज, क्योंकि मेरा गला दर्द करने लगा अब। ठीक है। मैं ज्यादा देर बोल नहीं पाऊंगा अब। तो यहाँ पे देखिए मानव हृदय का चित्र बनाइए, मानव हृदय का दोहरा परिसंचालन को समझाइए। तो मानव हृदय का पूरा डिटेल्ड में मैंने यहाँ पे एक फिगर लगा दिया आप लोग के लिए, आप लोग देख के समझ सकते हैं। अगर हिंदी में चाहिए तो आप लोग गूगल कर लीजिएगा, आप लोग को मिल जाएगा इमेज। ठीक है। अच्छा इमेज मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोहरा संचालन क्योंकि डबल सर्कुलेशन हृदय का दीपक यानी डबल सर्किट हृदय होता है, अर्थात हमारे शरीर में रुधिर परिसंचरण के दो पथ होते हैं, यानी कि ब्लड का सर्कुलेशन दो तरफ से होता है, आप लोग बोल सकते हो इस तरीके से। क्योंकि देखो जो हमारा हार्ट है ना वो सबसे हमारे बॉडी का सबसे बिजी बोल सकते हो, बिजी ऑर्गन से इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, प्लोमरी यानी कि प्लोमरी सर्कुलेशन, इसमें जो है अशुद्ध रुधिर हृदय के दाएं नीले के यहाँ पे देखिए सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, हमें इसमें हृदय के बाएं नीले से शुद्ध रक्त कैरोटिको सिस्टेमिक चाप द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में धावनी तंत्र द्वारा वितरित होता है और शरीर के विभिन्न अंगों सिर तंत्र द्वारा तीन महाशिराओं द्वारा दाएं आलिंद में पहुंचता है। ठीक है। दोहरे परिसंचलन में शरीर के किसी अंग से रक्त को वापस उसी अंग में पहुंचाने के लिए दो बार हृदय से होकर गुजरना पड़ता है। सीधा सा एक पॉइंट है बाबू कि आप लोग का अगर दोहरा संचालन ना हो, मतलब यानी कि दोहरा परिचालन ना हो, तो देखो एक बार में आपके हार्ट में एक अशुद्ध ब्लड जाता है। ठीक है। और एक बार वो रिटर्न शुद्ध ब्लड के साथ आता है, मतलब प्यूरिफिकेशन आप लोग बोल सकते हो होकर के ये इधर अपना सर्कुलेट होता है, फिर पूरे बॉडी में आपका सर्कुलेट होता है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, मेंडल का प्रयोग कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी तथा अप्रभावी होते हैं। विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। मेंटल न मटर पौधे और अनेक पर्यावरणीय विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि विपर्यासी यानी कि विकल्पी लक्षणों वाले पौधों के स्वपराग के द्वारा जनन के फलस्वरूप प्रथम पीढ़ी F1 में केवल एक ही लक्षण प्रदर्शित हुआ और दूसरे लक्षण प्रदर्शित नहीं हुआ। इससे यह सिद्ध होता है कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं। ठीक है। उसी प्रकार से मैंडल ने यह देखा कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से
वंशानुगत होते हैं और वे विभिन्न जीवों द्वारा नियंत्रित हैं। उन्होंने यह प्रमाणित किया कि विभिन्न लक्षणों के लिए विभिन्न जीन होते हैं और ये जीन वंशानुगत होते हैं, जिससे जीवाणु अपने आदर्श लक्षणों को वंशानुगत रूप से पास कर जा सकते हैं। उन्होंने यह भी दिखाया कि विभिन्न जीवों के संयोजन और परिणाम वंशानुगत लक्षणों की विविधता में बदलाव कर सकता है। इस प्रकार जो है मेंडल ने सभी जीवों और उनके संयोजन का माध्यम से लक्षणों के वंशानुगत परिणामों का अध्ययन करके जीवाणु के वंशानुगत परिणामों की सिद्धांत पृष्ठभूमि प्रदान की। यानी कि उन्होंने ये सारे पे रिसर्च करके आप लोग को एक क्लैरिफिकेशन यहाँ पे आपको दे दिया है, ठीक है। बाद बाकी इसका आंसर इंग्लिश में मैं लिखना भूल गया हूँ, सो आप लोग खुद से भी कर सकते हो। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं करके आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ये पीडीएफ बेसिकली आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगा। थोड़े बहुत मैंने गलत पढ़ा होगा या फिर कहीं मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया होगा, उसके लिए आई एम सॉरी। क्योंकि बेसिकली होता ये है कि कंटिन्यूअस बोलते बोलते मतलब लड़खड़ाने लगते हैं हम, ये मेरा प्रॉब्लम है। बाद बाकी का और का मुझे नहीं पता। तो ये कंटिन्यूअस बहुत ज़्यादा वीडियो है, अप्रॉक्स 1-1.5 घंटे से मैं कंटिन्यूअस बोल रहा था, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। तो आई एम सॉरी फॉर दिस। बाद बाकी आपको मैंने सॉल्यूशन दे दिया। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगे। वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल में पहले सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।